बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक तथा व्यावसायिक हिंदी भाग 2। इसमें मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। किसी भी वित्त, वाणिज्य, बैंक इत्यादि से संबंधित किसी भी कार्यालय में जो कार्य होते हैं, जो कार्यालयीन लेखन होता है, उस लेखन को लेकर के अब तक चर्चा की थी और उसमें से जो 4 महत्वपूर्ण प्रात्यक्षिक हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं लेखन की लेकर के, तो उसमें पहली आती है प्रारूप लेखन, दूसरी टिप्पण लेखन, तीसरी संक्षेपण और चौथी आती है वो प्रतिवेदन लेखन। तो ये 4 चीजें क्या हैं, पहले इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रारूप को समझने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि पत्र जो होते हैं, पत्र 3-4 प्रकार के होते हैं और उन पत्रों के आधार पर हम एक विशिष्ट प्रारूप बनाते हैं और उस प्रारूप को बनाने के उपरांत किस प्रकार से उसमें अलग अलग रूप हो सकते हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रारूप का अर्थ होता है हिंदी में मसौदा, उर्दू में मसविदा, मराठी में मसूदा। यानी अगर कोई कागज है, अगर कोई पत्र है, उस पत्र में कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक प्रारूप की तरह, एक ढांचे की तरह, जिस ढांचे में हम अपना जो चाहिए वो भाग डाल करके उसको बाद में प्रकाशित कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। देखिए, इसमें 3 प्रकार के पत्र होते हैं। पहला होता है सरकारी पत्र, दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र, तीसरा होता है व्यक्तिगत पत्र और चौथा होता है व्यावसायिक पत्र। अब इन पत्रों में होता क्या है, इसको लेकर के हमें थोड़ी चर्चा करनी है और ये समझना है कि पहले पत्राचार क्या होता है, क्योंकि जिस पत्र के प्रारूप को हम समझना चाहते हैं वो पहले पत्राचार क्या है ये समझने की कोशिश करनी है हमें। पत्राचार मतलब पत्रों का व्यवहार, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। ध्यान रहे, मैंने इससे पूर्व भी अनेक बार कहा है आपसे, जो छात्र शामिल हुए उनसे अनेक बार ये बात कही हुई है कि हमारा जो राष्ट्र है इस समय का, वह एक लोकशाही या जनतांत्रिक पद्धति से चलने वाला राष्ट्र है, जिसको हम भारतीय संघराज्य कहते हैं। इस संघराज्य में केंद्रीय सरकार रहती है। इसका पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, केवल उल्लेख करना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है और जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उन केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों का कार्य संचालन सुविधा के लिए अनेक कार्यालयों की स्थापना की जाती है, व्यवस्था की जाती है और ये कार्यालय देश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, तीसरे कोने तक, चौथे कोने तक यहाँ वहाँ फैले हुए होते हैं। इनका आपसी संबंध पत्रों के द्वारा होता है। मतलब समझिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई हिंदी विभाग है किसी विश्वविद्यालय का, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, या फिर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का विश्वविद्यालय है और उसके हिंदी विभाग में कोई कार्यक्रम हो रहा है ऑनलाइन और वे मेरे व्हाट्सएप पर या मुझे कोई जानकारी दे देते हैं, तो ये भी एक पत्र ही है। अब वो पत्र का जो पहले कालावधि था, बहुत दिन लग जाते थे पत्र पहुंचने के लिए, आज झट से हो रहे हैं। मतलब वही पत्र पहले जो आप पोस्ट से भेजते थे वो आप ईमेल से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं वगैरह। मतलब इन सभी कार्यालयों का, चाहे वो कार्यालय हिंदी विभाग का हो, अंग्रेजी विभाग का हो, मराठी विभाग का हो, समाजशास्त्र विभाग का हो, रसायन शास्त्र विभाग का हो, किसी का भी हो, या फिर सरकारी कार्यालय हो, अर्ध सरकारी कार्यालय हो, कहीं का भी कार्यालय हो, उस कार्यालय का दूसरे कार्यालय से संपर्क होता है केवल पत्रों के माध्यम से। शासकीय कर्मचारी हो या अधिकारी हो, या यूं कहेंगे कि अगर हम वाणिज्य के क्षेत्र में कहा जाए तो सीए का ऑफिस हो, चार्टर अकाउंटेंट का ऑफिस हो, या फिर JD&A करने वाले किसी व्यक्ति का ऑफिस हो, या MCOM करके जिसने
टैक्सेशन का लॉ पढ़ा है और वह कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये कार्यालय चलते हैं। यानी देखिए कि शासकीय कर्मचारी अथवा शासकीय अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय या एक विभाग के द्वारा दूसरे कार्यालय अथवा दूसरे विभाग, अगर हम वाणिज्य के क्षेत्र में कह दिया जाए, तो एक संस्था दूसरी संस्था, एक कंपनी दूसरी कंपनी के कार्यालय से जो व्यवहार करती है उसको सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, यानी यूं कहेंगे थोड़ी देर में कि ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। वह वित्त वाणिज्य संबंधी किसी कंपनी का व्यवहार हो, उसके लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। खास करके अगर यह कार्यालय किसी मंत्रालय के अंतर्गत हो, सरकारी, चाहे वह केंद्र सरकार का कार्यालय हो चाहे राज्य सरकार का कार्यालय, दो सरकारी कार्यालय जब आपस में पत्र व्यवहार करते हैं उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। अब ये हमारे काम का उतना विषय नहीं है, क्योंकि हमने तीसरे सत्र में ही बहुत से पत्रों के प्रकार देखे हैं, वो हमें देखने नहीं हैं, केवल हमें प्रारूप समझना है। तो देखिए कि किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी वित्त वाणिज्य संबंधी व्यवसाय की व्याप्ति आदि को इसी कार्यालय के, मतलब कार्यालय के माध्यम से ही लोग पहचानते हैं। मगर देखिए, ध्यान रखिए, अगर कोई टैक्सेशन लॉ करके कोई बीकॉम एमकॉम किया हुआ व्यक्ति भी अगर इनकम टैक्स का कार्यालय चलाता है, अपने अधीन बहुत सारे कर्मचारी रखता है, तो जितने ज़्यादा कर्मचारी, जितने ज़्यादा कंप्यूटर, जितना बड़ा कार्यालय, उतने उसको महत्व ज़्यादा प्राप्त होता है। उसी प्रकार सीए के भी बारे में, JDC&A का डिप्लोमा करने वाले के बारे में भी उसी प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसके अनुसार देखिए, जो पत्र होते हैं उन पत्रों के दो तीन प्रारूप बनाए जा सकते हैं। पहला, उसकी प्राथमिकता यह होती है कि कौन सा पत्र कितनी जल्दी उसका पत्र उत्तर देना है और कौन से पत्र का उत्तर अभी प्राथम्य में देना नहीं है, उसको प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, वो बाद में भी पत्र दिया जा सकता है। इस प्रकार से उसके बारे में कहा जा सकता है। तो देखिए कि बहुत सारे पत्र होते हैं, कभी कभी अनौपचारिक टिप्पणी उस पर आती है, औपचारिक टिप्पणी भी आ सकती है। मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, इसमें कि छुट्टियों की घोषणा, किसी की तरक्की करनी है, मतलब किसी का प्रमोशन करना है, किसी का डिसमोशन करना है, किसी पे कार्रवाई करनी है, ये सब कुछ पत्रों के माध्यम से होता है। अगर पत्र न होते तो शायद कार्यालय न चलते, और ये पत्र रखने के लिए जो फाइलें होती हैं वो भी न होती। तो देखिए कि आज के इस तांत्रिक युग में अगर देखा जाए तो भले ही हम कंप्यूटर में सब कुछ डाटा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हार्ड कॉपियों को फाइल में रख करके उसे करनी से सजा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके उपरांत जो ये पत्राचार जो किया जाता है, जिस पत्राचार के प्रारूपों को हमें पढ़ना है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। ध्यान रहे, जब भी हम कोई ऑफिशियल लेटर, ऑफिस का लेटर, कंपनी का लेटर, सरकार का लेटर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उस समय हमें सबसे पहले उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी पड़ेगा। पहली विशेषता यह होती है कि उसमें औपचारिकता होती है, उसमें अनौपचारिक संबंध नहीं होते। औपचारिकता इसलिए होती है क्योंकि यह पत्र किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं है, अपितु एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से जब बातें कर रहा है, जब पत्राचार कर रहा है, तो उस समय ये जानना जरूरी है कि इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध किसी का नहीं आता। अनौपचारिकता बिल्कुल नहीं होती, औपचारिकता होती है। औपचारिकता मतलब उपचार के लिए बस एक रूढ़ी मान करके, परंपरा मान करके इत्तला कर देना, ये उसका मात्र होता है। यानी जितने भी अन्य पत्र होते हैं, चाहे व्यक्तिगत पत्र हो, निजी पत्र हो, पारिवारिक पत्र हो, उसमें अनौपचारिकता आ सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर होता है, जो आधिकारिक पत्र होता है, उसमें हमेशा आपको औपचारिकता ही बरतनी पड़ेगी। ये पहला उसका नियम है। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर या दूसरी विशेषता की ओर। वह यह है कि लेखन की निश्चित प्रविधि होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है।
और इस प्रोसेस से चल कर के ही ये ऑफिशियल लेटर्स लिखे जा सकते हैं, ये अर्ध सरकारी सरकारी पत्र लिखे जा सकते हैं या व्यावसायिक पत्र लिखे जा सकते हैं। तो इन पत्रों के लेखन की जो प्रविधि है, प्रक्रिया जो है, वो एक निश्चित सांचे में ढली होती है। उस सांचे को ही हम कहते हैं प्रारूप, उस ढांचे को ही कहते हैं हम प्रारूप, उस मसौदे को कहते हैं प्रारूप, जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो पत्र के प्रयोजन के आधार पर, जो पत्र आप लिखना चाहते हैं, उस पत्र के प्रयोजन के आधार पर, लिखने के कारण के आधार पर उसकी विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है, मगर उसका ढांचा एक है, उसका प्रारूप एक होता है। यानी उस पत्र का ऊपरी आकार प्रकार लगभग एक सा होता है। उसमें विषय भले अलग हो, उसमें लिखने वाला व्यक्ति अलग हो, यानी प्रेषक अलग हो, प्रेषिती अलग हो। प्रेषित मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है वो प्रेषिती, और जो पत्र भेज रहा है वो प्रेषक। ये हो सकता है अलग अलग लोग हों, परंतु उन सब का ढांचा एक होता है, सांचा एक होता है, प्रारूप एक होता है, मसविदा एक होता है, मसूदा एक होता है। ध्यान रखिए कि इनका प्रारूप भले ही एक हो, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति जिसको समझ है उस विषय की, जिस विषय को लेकर के पत्र लिखे जा रहे हैं, वह अपनी इच्छानुसार उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बदल कर सकता है, फर्क कर सकता है। ये हुई दूसरी विशेषता, लेखन की निश्चित प्रविधि, निश्चित प्रक्रिया। तीसरी बात है तथ्यनिष्ठता। तथ्यनिष्ठता का मतलब यह है कि कोई भी कार्यालय हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे कंपनी का कार्यालय हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति का कार्यालय हो, उसमें सारी चीजें तथ्याधारित होती हैं, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। यानी वहां काल्पनिक बातें नहीं चलती, जो साहित्य में, कविता में, कहानी में, उपन्यास में दिखाई देती हैं। उस प्रकार के किसी भी प्रकार की तथ्यहीनता या कल्पनाश्रितता उन पत्रों में नहीं होती, और ये पत्र निष्पक्ष होते हैं, तटस्थ होते हैं, और स्पष्ट विवेचन या वर्णन इन पत्रों में होता है, चाहे वो कंपनी के पत्र हो, चाहे सरकारी पत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी पत्र हो, या किसी एनजीओ के पत्र हो। जहाँ जहाँ भी आर्थिक संबंध आते हैं, वहाँ सब कुछ आंकड़ेवारी जो होती है, वहाँ जो पैसों का आंकड़ा जो होता है, जो संख्या होती है, वह निश्चित रूप में वही होनी चाहिए जो होती है एक्चुअली। उसमें आप एकाध शून्य बढ़ा नहीं सकते, एकाध शून्य घटा नहीं सकते, एकाध व्यक्ति के पद को किसी अलग ढंग से बता नहीं सकते, एकाध व्यक्ति का कोई पद परिचय हो, उसमें कोई अपनी ओर से मिलावट नहीं कर सकते। यानी स्पष्ट विवेचन होना, तटस्थ होना, और सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष होना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इतना ही नहीं, जो जैसी चीज है उसको वैसा ही लिखना, यह वाणिज्य या सरकारी पत्र का बहुत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। उसमें किसी प्रकार से मनोविनोद का स्थान नहीं होता, किसी पर तंज कसने की बात नहीं होती, लाग लपेट कर कोई बात कहना ये नहीं होती। जो जैसा है उसको वैसा लिखना, ये इसके लिए महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन अगर सामान्य पत्र हैं, मतलब मैं व्यक्तिगत कोई पत्र लिख रहा हूँ, कोई पारिवारिक पत्र लिख रहा हूँ, मेरे मित्र को पत्र लिख रहा हूँ, मेरे किसी संबंधी को पत्र लिख रहा हूँ, तो उसमें निष्पक्षता नहीं हो सकती। उसमें आपने अपने आप अपना पक्ष आ जाएगा कोई ना कोई, वहां तटस्थ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्तर के पत्र हैं, पारिवारिक स्तर के पत्र हैं, मित्रता के स्तर के पत्र हैं। इन पत्रों में काल्पनिकता आ सकती है, निष्पक्षता टूट सकती है, तटस्थता झुक सकती है, लेकिन कलात्मक अभिरुचि ज्यादा होती है, ध्यान रहे। और सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, वित्त वाणिज्य संबंधी जो पत्र होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कलात्मक अभिरुचि को कोई स्थान नहीं है। मतलब जैसे कि कोई साहित्यिक व्यक्ति, साहित्य का मतलब अपने भाषण की शुरुआत, पत्र की शुरुआत किसी शेर से करता है, किसी श्लोक से करता है, उसकी वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम वो आगे आपसे कहने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान रखिए,
चौथी इसकी विशेषता है विशेष विषय प्रधानता। इसमें विषय, जिस विषय को रेखांकित करके पत्र लिखा जा रहा है वो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वही विषय प्रधान होता है, वही विषय प्रमुख होता है। यानी जितनी भी कंपनी के पत्र हैं, सरकारी पत्र हैं, अर्ध सरकारी पत्र हैं, एनजीओज के पत्र हैं, वे सारे के सारे पत्र व्यक्तिगत न होकर के विषयगत होते हैं। दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव बट ओनली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव, ध्यान रहे। उसे कार्यालय का कोई भी अधिकारी लिखे, कर्मचारी लिखे, कोई भी लिखे, उसमें व्यक्तिगतता की कोई पहचान नहीं हो सकती। वो पत्र कौन व्यक्ति लिख रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पीठासीन अधिकारी लिख रहा है, पीठासीन कर्मचारी लिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब समझिए, मैं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचर, अगर मैं कोई पत्र व्यक्तिगत लिख रहा हूं तो मैं अपना नाम डाल करके लिखूंगा, आपका विनोद कुमार वाइचर बोल करके हस्ताक्षर करूंगा। लेकिन वही पत्र अगर मेरे नामोल्लेख के बिना करना है, हिंदी विभाग प्रमुख के माध्यम से करना है, तो वहाँ मेरा नाम अपेक्षित नहीं है। मुझे अगर कोई मुझे पत्र भी आता है तो क्या आएगा, सेवा में अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश्वर आसन वरिष्ठ महाविद्यालय, या मैं किसी को भेज रहा हूँ तो वो कहूँगा अध्यक्ष हिंदी विभाग अमुक अमुक महाविद्यालय या अमुक अमुक विश्वविद्यालय। वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष को या कर्मचारी को महत्व है, वहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं। इसलिए अपनी पहचान बताने वाली कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए, और इसे कहा जाता है निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता, कहीं भी वैयक्तिकता न आए, व्यक्तिगत बात न आए। और ये निर्वैयक्तिकता कार्यालयीन या अन्य जो सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी, सीए, जीडीसी वाले के कार्यालय होते हैं, उनका पत्राचार भी निर्वैयक्तिक ही होता है। मतलब निर्वैयक्तिकता और विषय प्रधानता ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं इन पत्रों की होती हैं। लेकिन जो अन्य प्रकार के पत्र होते हैं, बार बार देखिए, प्रत्येक विशेषता में हम सामान्य पत्र और ऑफिशियल पत्र की बात बार बार कर रहे हैं। सामान्य पत्रों में जो निजी पत्र होते हैं, पारिवारिक पत्र होते हैं, मित्रता के पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं, उसके लेखक लेखन कला के आविष्कार को लेकर के चर्चा करते हैं। उसमें कलात्मक सौंदर्य अवश्य होता है, वह ऑफिशियल लेटर में उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उसमें केवल तथ्यपरकता और निर्वैयक्तिकता ही आ जाती है। जहाँ जहाँ हम वैयक्तिक बातें करते हैं वहाँ वहाँ भावान्विति आ जाती है। जहाँ भावान्विति आ जाती है हम भावुक हो जाते हैं। हम जहाँ भावुक हो जाते हैं वहाँ अपने आप कलात्मकता आ जाती है। लेकिन इन पत्रों में, जिन सरकारी पत्रों की बात हम कर रहे हैं, अर्ध सरकारी पत्रों की बात कर रहे हैं, या फिर कंपनी के पत्रों की बात कर रहे हैं, वित्त वाणिज्य संबंधी पत्रों की बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं भी आपको वैयक्तिक बातें नहीं आनी चाहिए, कहीं भी कलात्मक नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लेना है। इसके उपरांत हम चलते हैं कि पांचवी विशेषता इसकी एक सुनिश्चित और रूढ़ परंपरागत भाषा शैली होती है। यानी देखिए कि जिस प्रकार से हम व्यक्तिगत पत्रों में ये कह सकते हैं, मतलब समझे, पिताजी को लिख दिया कोई पत्र, तो कभी पूजनीय पिताजी लिख सकते हैं, पूज्य पिता लिख सकते हैं, आदरणीय पिताजी लिख सकते हैं, माननीय पिताजी लिख सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पत्र में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बदलाव औपचारिक पत्रों में अपेक्षित नहीं है। वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की भाषा शैली का ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा, सुनिश्चित रूढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। और परंपरा से जो आया है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का के काल का पत्र लिख करके देखिए, चाहे वो मुड़िया लिपि में क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी मिसिल कहाँ है, कहाँ मुद्रा लगाई गई है, मतलब सिक्का कहाँ मारा गया है, कहाँ स्वनिर्देश किया गया है, कहाँ संबोधन किया गया है, कहाँ विषय लिखा है। ये बहुत पुराने काल से चली आई परंपरा है, रूढ़ी है, और इसी रूढ़ी के अनुसार ही आपको इस प्रकार के कार्यालयीन पत्र लिखने पड़ेंगे। अधिकांश कार्यालयों में लेखक भिन्न होते हैं, लेकिन फिर भी पत्र के
पत्र के रूप में प्रयुक्त जो भाषा होती है प्रायः समान होती है। पत्र का आरंभ वैसा ही होता है जैसा दूसरे कार्यालय में किया जाता है, या तीसरे कार्यालय में किया जाता है, या चौथे कार्यालय में किया जाता है। विषय वस्तु का वर्णन भी लगभग उसी प्रकार का होता है। उसी प्रकार के परिच्छेद अनुच्छेद रखने पड़ते हैं जैसे एक कार्यालय में हो रहे हों। इतना ही नहीं, संबोधन जो होता है, जैसे मराठी में प्रति कहते हैं, प्रति, हिंदी में उसे सेवा में या सेवायाम कहते हैं, अंग्रेजी में टू कहते हैं। और संबोधन किसी पत्र किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, समझे प्रधानाचार्य को दिया जा रहा है, तो माननीय प्रधानाचार्य अमुक अमुक, यहाँ नाम नहीं आएगा कहीं भी। तो एक प्रकार से, एक विशिष्ट प्रकार से उसकी एक शैली होती है, भाषा शैली होती है, उसका भी ध्यान आपको रखना अत्यंत जरूरी है। उसके उपरांत एक बात यहाँ भी कही गई है कि पत्र का प्रारंभ, विषय वस्तु का वर्णन, संबोधन से संबंधित शब्दावली पूर्व निर्धारित होती है, उसमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता, जो पहले से परंपरा से चला आ रहा है वही। इतना ही नहीं, उसके लिए मोहरबंद टकसाली भाषा होती है, यानी एक प्रकार की भाषा, विशिष्ट भाषा होती है जिसको हम कार्यालयी भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण इसमें होती है। इतना ही नहीं, भाषा का यह रूप सालों सालों तक अपरिवर्तनीय होता है। मतलब समझिए, 50 वर्ष पहले अगर वाणिज्य मंत्रालय के किसी मंत्री के अधीनस्थ कर्मचारी ने कोई पत्र 50 वर्ष पहले लिखा गया हो, बिल्कुल वही प्रारूप आज भी लागू होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये अपरिवर्तनीय होता है। लेकिन जब सामान्य पत्राचार की हम बातें करते हैं, निजी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, मैत्री मित्रता के पत्र, सामाजिक पत्र, इसमें अगर लिखते हैं तो उसका प्रारूप घड़ी घड़ी बदल सकता है, क्योंकि वो लिखने वाले की मानसिकता पर अवलंबित होता है, उसकी निजता पर अवलंबित होता है, उसके मन पर अवलंबित होता है। लेकिन ऐसा आपको सरकारी पत्राचार में, ऑफिशियल लेटर राइटिंग में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। वो वैसा ही पत्राचार होगा। मैंने अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की थी, तो समझिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी एक अपने अधीनस्थ सरदार को कोई पत्र लिखा हो, तो उसका जो प्रारूप है वही प्रारूप आज भी चल रहा है। उसी प्रारूप में आज भी आपके प्रधानमंत्री आपको पत्र लिखेंगे, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक रूढ़ी और परंपरागत प्रकार है लेखन का। इतना ही नहीं, सामान्य पत्राचार में व्यक्ति, विषय, अवसर, अवकाश के अनुसार भाषा के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। ऐसे कोई प्रयोग के लिए कोई स्थान यहाँ कार्यालयीन पत्राचार में नहीं होता। अब ये जो 5 बातें हमने आपके सम्मुख रखी, यानी इन 5 बातों में अगर देखा जाए तो पहली बात हमने आपके सम्मुख रखी थी कि कार्यालयीन पत्राचार में पहले औपचारिकता या विशिष्टता होनी चाहिए, फिर लेखन की निश्चित प्रविधि और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, फिर उसमें तथ्यनिष्ठता आनी चाहिए, फिर उसमें विषय प्रधानता होनी चाहिए, निर्वैयक्तिकता होनी चाहिए, उसकी सुनिश्चित और रूढ़ भाषा शैली होनी चाहिए, वह पद पद पर बदलनी नहीं चाहिए, वह हजारों वर्ष पहले जैसी थी आज भी वैसे ही है। अब ध्यान रखिए कि इन सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त स्पष्टता, परिशुद्धता, व्याकरण सम्मतता, विषय की एकान्विति, संक्षिप्तता, स्वयं पूर्णता, यथार्थता, शालीनता, मौलिकता, प्रभावान्विति, अन्य ऐसी अनेक विशेषताएं इसमें रखी जा सकती हैं। परंतु ये सारे उस उद्देश्य पूर्ति में सहायक मात्र होते हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। हालांकि सरकारी या कार्यालयीन पत्रों का स्वरूप एक निश्चित सांचे में होता है, परंपरागत या रूढ़ होता है, लेकिन मसौदा लेखक यानी जो प्रारूप लेखन करने वाला है किसी पत्र का, वह अपनी प्रशासकीय समझ के आधार पर भाषा पर अनन्य साधारण प्रभुत्व के सहारे उसे आकर्षक बना सकता है। लेकिन भाषा वही है, लेकिन उस भाषा को थोड़ा सा सुंदर बना करके, आकर्षक बना करके, रोचक बना करके, सुरुचिपूर्ण और प्रभावी रूप उसे प्रदान कर सकता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन किए बिना। तो ये
कार्यालयी पत्र के प्रारूप के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फिर से कहता हूँ, औपचारिकता, लेखन की निश्चित विधि एवं प्रविधि एवं प्रक्रिया, तथ्यनिष्ठता, उसके उपरांत विषय प्रधानता, सुनिश्चित एवं रूढ़ या परंपरागत भाषा शैली का प्रयोग, स्पष्टता, परिशुद्धता, विषय की एकान्विति, संक्षिप्तता, स्वयंपूर्णता, यथार्थता, शालीनता, मौलिकता, प्रभावान्विति, ये सारी विशेषताएं कार्यालयीन लेखन की हो सकती है, चाहे वो कार्यालय सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, वित्त वाणिज्य संबंधी कंपनी का हो, सीए का हो, जीडीसी&ए का हो, किसी का भी हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से रूढ़िगत परंपरागत पत्राचार इस में देखा जा सकता है। तो देखिए कि इस पत्र के अनेक प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर की बात हमने की थी, अर्ध सरकारी पत्र हो सकता है, तार। अब टेलीग्राम का ज़माना तो गया, क्योंकि ध्यान रखिए कि टेलीग्राम का एक वैशिष्ट्य हुआ करता था। आज टेलीग्राम नाम का ऐप मोबाइल पर आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में जो किसी व्यक्ति के मरने पर या किसी एक विशिष्ट समाचार को जल्दी से कराने के लिए तार की जाती थी, पोस्ट ऑफिस जैसा तार का ऑफिस हुआ करता था। उसमें कम से कम शब्दों में, क्योंकि जितना शब्द बढ़ेंगे उतनी उसकी पैसों की मात्रा बढ़ेगी, राशि मात्रा बढ़ेगी, इस प्रकार से कम से संक्षिप्त में। इसलिए हमेशा जो सरकारी पत्र होते हैं या कार्यालयीन पत्र होते हैं, उनको हमेशा कम से कम शब्दों में ही लिखना जरूरी होता है। उसके उपरांत त्वरित पत्र, सेवीग्राम, टेलीग्राम जैसा सेवीग्राम, कार्यालय ज्ञापन, अंतर कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, सूचना, संसूचना, अनुस्मारक, मेमोरेंडम, पृष्ठांकन, विज्ञापन, निविदा, निविदा की सूचना, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट, प्राप्ति सूचना जिसको एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, औपचारिक टिप्पणी, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और अभ्यावेदन। इस प्रकार से कार्यालयीन पत्रों के अनेक विभाग हो सकते हैं। हमने तीसरे सत्र में भी वाणिज्य से संबंधित अनेक पत्रों के प्रकार देखे हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं बचे हुए 3-4 मिनट के अंतर्गत आपको प्रारूप क्या, मतलब किस पत्र में प्रारूप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको किस प्रकार से दिखाया जाता है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर समझिए कोई कागज़ है, पत्र है आपका, पत्र का कागज़ है, उस पत्र के कागज़ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस कार्यालय का वो कागज़ है, मतलब जिस कार्यालय से वो काम कर रहा है व्यक्ति, उस कार्यालय का उस पर लेटर हेड होना चाहिए। लेटर हेड होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि अब समझिए ये कागज़ है, इसमें सबसे पहले यहाँ उस कार्यालय का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, और मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह होना चाहिए, और उस कार्यालय प्रमुख का नाम होना चाहिए। अब उसके बाद उस लेटर हेड में उसके नीचे क्या होना चाहिए, उसके दाहिनी ओर पत्र की संख्या होनी चाहिए, और उसके बाईं ओर दिनांक होनी चाहिए, जिस दिनांक को वो पत्र भेजा जा रहा हो। पत्र संख्या, सर्वप्रथम सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। कभी कभी यह पत्र नामांकित पैड पर भी होता है, जिसमें लेटर हेड की बात की थी, तो पत्र क्रमांक छपा होता है, और बाद में उस पत्र क्रमांक, ये नाम छपा होता है, 2 शब्द छपे होते हैं, और उसके ऊपर हाथ से या फिर प्रिंटेड रूप में लिखा जाता है अ-ब-क-ड-ई, या 2021/2456 जो हो नंबर, वो छपा जाता है। और उसके आगे समांतर रीति से बाईं ओर क्या लिखा जाता है, उसके दाहिनी ओर पत्र संख्या होती है, और बाईं ओर दिनांक होती है, जिस दिनांक को ये भेजा जा रहा है। फिर उसके उपरांत दूसरा भाग उसका है कि सरकार एवं पत्र भेजने वाले मंत्रालय का नाम या कार्यालय का नाम, जो लेटर हेड में पहले होता है। और देखिए कि अगर आवश्यकता पड़े तो उस कार्यालय के मंडल या शाखा का भी पता आपको देना चाहिए। फिर उसके बाद प्रेषक,
प्रेषक कौन है, प्रेषक भेजने वाला कौन व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम, उसका पद नाम वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद प्रेषिती, सेवा में लिख करके आगे लिखना है आपको, जिससे आप पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, उसके पद का नाम, उसके कार्यालय का पता। फिर उसके बाद तिथि और स्थान, ये पत्र कब भेजा जा रहा है और कहाँ से भेजा जा रहा है। फिर पत्र का संक्षिप्त विवेचन, विषय संकेत, अंडरलाइन के किया हुआ विषय लिख करके अंडरलाइन या फिर गाढ़े अक्षरों में ठड़क अक्षरात वो विषय डाल दिया जाता है। फिर संबोधन, मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है प्रेषित को, उसको संबोधित करना है। कैसे करना है, महोदय, महोदया आदि। अगर पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदया। कभी कभी पद पर पुरुष है या महिला है ये पता नहीं होता, तो महोदय स्लैश करके महोदया दोनों भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में सर मैडम। उसके उपरांत अगर एक ही विभाग का अधिकारी अपने ही विभाग के अंतर्गत कार्यालयों के अधिकारियों को पत्र भेजता है तो उसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगली चीज है पत्र की मूल विषय सामग्री। समझिए आपने पहले तो विषय लिख दिया और उस विषय के अनुसार 7-8 परिच्छेदों में, 2-4 परिच्छेदों में जो कुछ लिखना है आपको वो आपने लिख दिया। उसे उसके बाद निर्देश या विषयोल्लेख, उसके उपरांत विषय का प्रतिपादन, और विषय का प्रतिपादन होने के उपरांत अंत में उपसंहार या निष्कर्ष उस पत्र का लेना है। फिर स्वनिर्देश, आपका, भवदीय, ये जो शब्द होते हैं ना, आपका, भवदीय, इस प्रकार से वहां लिख करके स्वनिर्देश लिखना है। फिर हस्ताक्षर करने हैं पत्र लिखने वाले ने, हस्ताक्षर के बाद उसका नाम आएगा और कंस में उसके पद का और उसके कार्यालय का नाम आएगा। फिर उसके बाद लगभग जहां ये लिखा हुआ है दाहिनी ओर जहां ये स्वनिर्देश लिखा हुआ है उसके समांतर ही बाईं ओर उस पत्र के साथ कोई अन्य पत्र संलग्न है क्या, उनको जाना चाहिए। और उसमें एक अन्य बात, यही पत्र, इसी प्रकार का पत्र आप एक से अधिक कार्यालयों को भेज रहे हैं तो उसकी प्रतिलिपि किस किस को भेज रहे हैं उसका भी उल्लेख वहां होना चाहिए। आज की तासिका में इतना काफ़ी है। हर बार नए छात्र जुड़ रहे हैं, कभी गायकवाड़ होते हैं, कभी आप होते हैं, कभी कोई दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस वीडियो रिकॉर्डिंग की यूट्यूब लिंक बना करके आपके ग्रुप पर डाल दी जाएगी, आप सभी उसका लाभ लेंगे। आपको फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कुछ आपको लिए दिया जा रहा है, चाहे वो PDF के रूप में दिया जा रहा है, PPT के रूप में दिया जा रहा है या फिर वीडियो के रूप में दिया जा रहा है, वो सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। कल की तासिका में हम इसी प्रारूप को एक प्रैक्टिकल के रूप में दिखाने का हम प्रयास करेंगे PPT के द्वारा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।